ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज, मैं हूं रत्ना। स्वागत करते हैं आपकी मुद्दे की चर्चा में। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। पीएम मोदी ने इस बार 400 सीट की गारंटी दी है। वहीं विपक्ष के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकना काफी बड़ी चुनौती साबित हो रही है। इस बार भी बीजेपी ने तीसरी बार इतिहास रचने के लिए चुनावी मैदान में पूरी तरह से तैयारी कर उतरने वाली है। देश की राजनीति की धुरी माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में बिखरे विपक्ष से भाजपा इस बार क्लीन स्वीप की संभावनाएं लेकर चल रही है। मोदी सरकार की हैट्रिक रोकने के लिए प्रदेश में कांग्रेस और सपा ने हाथ तो मिलाया है, लेकिन 7 साल पहले विधानसभा चुनाव में फेल हो चुके गठबंधन से लोकसभा चुनाव में अभी तक किसी भी तरह के चमत्कार की उम्मीद नहीं दिख रही है। अब तक तो नहीं दिखी। वहीं विपक्षी सपा कांग्रेस गठबंधन से दूर दूर अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने वाली बसपा एक बार फिर एक दशक पहले की शून्य वाली स्थिति पे पहुंचने की राह पर है। खैर, सवाल यह है कि 24 की इस रेस में विपक्ष कैसे रोकेगा मोदी की हैट्रिक को? कौन मारेगा बाजी, एनडीए या इंडिया? इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास पैनलिस्ट, बीजेपी से नेता विकास पांडे, छात्र नेता मयंक यादव और कांग्रेस से नेता पवन गुप्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मुद्दे की चर्चा में। जी, सवाल सीधा छात्र नेता जी आपसे, मयंक यादव जी से पूछते हैं कि क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को मजबूत चुनौती दे रहा है? मयंक यादव जी। जी बिल्कुल, मजबूत चुनौती के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने जो टिकट वितरण अभी तक किए हैं, तमाम ऐसे लोगों को टिकट दिया है जिनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, अश्लील लोगों की 2-4 टिकट रह गए। उन पर आरोप है देश की बेटियों, वो बेटियां जो देश का नाम रोशन करती हैं, जो देश के लिए गोल्ड मेडल लाती हैं, उनका अपमान करने वालों का भी टिकट दिया जाएगा। तो कई चीजें हैं। और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी की जो पीडीए यात्रा है, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए की विचारधारा एक बार फिर जो पीडीए के लोग हैं उनको आगे बढ़ाने की जो बात है, और कांग्रेस का साथ मिल गया है। तो कई चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को पीछे करती हैं। और भारतीय जनता पार्टी को पीछे होने का एक रीजन और भी है कि 10 साल की सरकार में झूठ और जुमलों के अलावा कुछ किया नहीं है। मोदी जी की एक वीडियो वायरल है, उसमें एक नौजवान से वो कह रहे हैं वो कैसे ट्रेन में झूठ बोलकर सीट हासिल करते थे। तो ऐसे ही पिछले 10 सालों से वो झूठ बोलकर एक सीट पर बैठे हुए हैं और देश को लूटने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लूटने वाले लोगों को अब देश की जनता कब तक भाई देखेगी? आप झूठ बोले कि आप ये करेंगे वो करेंगे, 2 करोड़ रोजगार, 10 करोड़ रोजगार, कहाँ है रोजगार? कोई रोजगार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ। और दूसरी चीज, अभी एक लाइन लग रही है बेरोजगारों की जो विदेश जा रहे हैं, कुछ इजराइल जा रहे हैं, कुछ रूस जा रहे हैं। तो यहाँ के ठगों ने ठग कर देश के नौजवानों को रूस भेजा, और रूस ने हिंदुस्तान के नौजवानों को ठगकर अपनी सेना में धोखे से भर्ती करवाकर अब वहां उनकी हत्या करवा रही है। तो ये इस पर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं बोलना चाहेगा। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो जमीनी मुद्दे हैं। जमीनी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी कहीं टिकती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ वही मुद्दे हैं जो समाज को बांटने वाले होते हैं, जो समाज को इधर से उधर करते हैं। अभी दिल्ली के एक पुलिस वाले का वीडियो वायरल हो रहा है, जो लोग नमाज पढ़ रहे थे, उनको लात से मार रहा है। क्या ये पुलिस इसलिए होती है कि लोगों को लात से मारे? ये पुलिस के संस्कार है, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है, ये संघ के संस्कार है? किसके संस्कार हैं ये? इन संस्कारों के बारे में कौन बात करेगा? संस्कारों की बात करती है। वो तो विपक्ष पार्टियों को कहती है कि इनके अंदर संस्कार नहीं है, विचार नहीं है, और पार्टी जो है चला नहीं पाते हैं। मयंक यादव जी, नहीं, तो विचार भारतीय जनता पार्टी के कौन से विचार हैं? समाजवादी पार्टी के पास तो समाजवादी विचार, भाई भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी समाजवादी विचारधारा चलती, और समाजवादी पार्टी सभी जात धर्मों का सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी वाले क्या करते हैं? ये लोग अब मणिपुर की घटना हुई, मणिपुर की घटना पर इनके पूरी भारतीय जनता पार्टी के गिरोह में इनके मुंह पर ताला लग गया। पूरी भारतीय जनता पार्टी गिरोह का कोई व्यक्ति उस घटना पर बोलने को तैयार नहीं होता है। ये लोग बातें करते हैं महिला सम्मान की। खैर, अब जो भी है, चुनाव नजदीक है, कुछ सीटों पर टिकट अभी
समाजवादी पार्टी के हिस्से में जो है उन पर होने वाले हैं, 1 आध 2 दिन में हो जाएंगे। और फिलहाल तो सीधी सी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश में कहीं टिक नहीं पा रहा है। ये बातें चाहे जितनी बड़ी बड़ी कर ले, ये लोग इस बार 80 में 80 सीटें हारने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सीट खुद खतरे में है। अब वो वहां पर कई तरह की इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, किसी तरह से उनकी सीट बच जाए। अगर नरेंद्र मोदी जी 2 सीटों से लड़ते हैं तो हो सकता है इनको कहीं कुछ फायदा हो जाए, वरना उत्तर प्रदेश से इनका सफाया होना तय है। ये बिल्कुल देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार में 2 दौरे के बाद भी पीएम मोदी के इंडिया अलायंस को लेकर के जो चिंता बनी हुई है वो देखने लायक है। विकास पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से पीएम मोदी लोगों को परिवार बता रहे हैं और परिवारवाद पर लेकर के अभी पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला भी बोला है। उसके बाद देखा होगा कि हर एक बीजेपी के मंत्री ने परिवार ऑफ मोदी से अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बायो को अपडेट किया है। क्या यही इनकी फैमिली है? देखिए, माननीय मोदी जी ये बहुत पहले कह चुके हैं कि 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। जी। ये कोई पहली बार उन्होंने नहीं कहा है। और भारतीय जनता पार्टी तो जसोदा बेन उनके परिवार में नहीं आती है क्या? उनकी पत्नी उनके परिवार का हिस्सा नहीं है क्या? उसको कौन क्लियर करेगा? धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। अभी डिबेट मैंने आपको धैर्य से सुना ना, तो मेरे साथी से मेरा आग्रह है धैर्य से सुन ले मुझे भी। सबसे बड़ी चीज है कि माननीय मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर चलने का जो उन्होंने प्रयास किया वो आज फलीभूत हो रहा है। और देश के तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने फुटप्रिंट छोड़ती चली जा रही है। आपको भी पता होगा कि अभी रिसेंटली 5 विधानसभा राज्यों के चुनाव हुए, उसमें बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। चाहे तेलंगाना जैसा राज्य हो जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए 1 सीट जीतना दूभर होता था, वहां हम 14% वोट के साथ 10 विधानसभा सीटें जीत करके आए। ये वही तेलंगाना है जहां हमारे लिए जीतना कभी मुश्किल हुआ करता था। तो भारतीय जनता पार्टी के विजन पर, भारतीय जनता पार्टी के विकास और डेवलपमेंट के मॉडल पर जनता ने विश्वास किया है। आप दुनिया भर के प्रोपोगंडा कर रहे हैं, लेकिन कभी समाजवादी पार्टी के लोग जब समाजवादी विचारधारा की बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि जिस पीडीए का राग आप अलाप रहे हैं और समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, माननीय श्रद्धेय लोहिया जी उस पीडीए के सबसे बड़े विरोधी थे। आपको मैं बता दूं एंकर महोदया, लोहिया जी सबसे बड़े इस पीडीए के विरोधी थे। क्या समाजवादी पार्टी आज उनके समाजवाद को कुचलने का काम नहीं कर रही है, समाज को पीडीए के नाम पर तोड़ करके? ये बताएगा कोई समाजवादी पार्टी का नेता? क्या ये लोहिया जी ने नहीं कहा था कि समाज जाति तोड़ो और समाज जोड़ो? और आज जातियों की चाहे जातिगत जनगणना की बात हो और चाहे आप पीडीए लेकर के आ जाएंगे केवल किस लिए कि सत्ता हासिल हो जाए, समाज टूट जाए, देश टूट जाए, प्रदेश टूट जाए, कोई मतलब नहीं है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों को। सब टूट जाए मगर कैसे भी इनके हाथ में कुर्सी आ जाए। तो ये बड़ा विषय है। मुझे लगता है कि जनता ये बहुत अच्छे से समझ रही है कि जिन्होंने दंगों में इस उत्तर प्रदेश को झोंकने का काम किया, ये हमने नहीं कहा। तब इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी केंद्र में, उसके शासनकाल में रिपोर्ट आई और अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में 500 छोटे बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए। मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, तमाम ऐसे, आगरा, तमाम ऐसी जगह थी, दर्जनों ऐसी जगह थी जहां दंगे हुआ करते थे और दंगा संस्कृति उत्तर प्रदेश में फैल करके रह गई। आज योगी जी के 6.5 साल के कार्यकाल में मुझे बता दीजिए कितने दंगे हुए? जरा पूछ लीजिए मेरे साथी से कितने लोग दंगों की भेंट चढ़ गए। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर के इनकी बातों से उत्तर प्रदेश कन्वेंस नहीं होगा। कन्वेंस होगा उत्तर प्रदेश जब आप डेवलपमेंट के मॉडल के साथ उत्तर प्रदेश में आते हैं। और आज उत्तर प्रदेश सरप्लस विद्युत उत्पादन में आगे बढ़ रहा है, सरप्लस विद्युत उत्पादन में। माननीय योगी जी की सरकार ने, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमने 5 जिलों तक उत्तर प्रदेश की सरकार को सीमित नहीं किया। ये एक बड़ा पहलू है जिसे आप भी इनकार नहीं कर सकती कि समाजवादी पार्टी की सरकार में केवल 5 जिलों में पूरा उत्तर प्रदेश सिमट जाया करता था, केवल 5 जिलों में। डेवलपमेंट की बात हो, चाहे बिजली देने की बात हो, चाहे हॉस्पिटल देने की बात हो, सबसे पहला नाम अगर किसी का आता था तो वो या तो मैनपुरी होता था, या इटावा होता था, या कन्नौज होता था, या बदायूं हो सकता है, बदायूं होता। तो इस तरीके के 5 जिलों में अपनी सरकार को चलाने का जिन्होंने बीड़ा उठाया था अखिलेश यादव जी ने, आज वो उत्तर प्रदेश समग्र विकास से रूबरू हो रहा है। और ये बहुत बड़ा कारण है कि हम इस उत्तर प्रदेश को उस संस्कृति से निकाल करके लेकर के आए। और यही रीजन है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें दोबारा मौका दिया। मुझे लगता है कि सब सारे दावे विरोधियों के बेईमानी साबित हो जाते हैं तब
कि आप एक बार भी ये नहीं बताते हैं कि आप 2014 में गठबंधन से चुनाव लड़े। उत्तर प्रदेश में 3 ही तो दल है सबसे बड़े। कांग्रेस, अगर विरोधियों को आप जोड़े तो कांग्रेस, सपा और बसपा, तीनों गठबंधन हो चुके हैं समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी बसपा से भी गठबंधन कर चुकी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस से भी गठबंधन कर चुकी, और समाजवादी पार्टी पुनः कांग्रेस से गठबंधन कर, उसके बाद भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है आपको। ये बड़ा प्रश्न है समाजवादी पार्टी के सामने, जिसका मुझे लगता है कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता जवाब नहीं देगा। जी पवन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? पवन गुप्ता जी, जिस तरीके से इन्होंने बोला गठबंधन को लेकर के, क्या लगता है कि जिस तरीके से सारे बीजेपी के नेताओं ने प्लेटफॉर्म को, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अपडेट किया है और परिवारवाद का जो हिस्सा बताया, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी पर कई तरीके के एलिगेशंस भी लगाए गए हैं, उनके परिवार को लेकर के बोला गया है परिवार नहीं है, कई चीजें बोली गई हैं, और अभी तक ये भी कहा गया है कि इंडिया गठबंधन पर ये बीजेपी का अभी तक का सबसे बड़ा प्रहार है। क्या कहना चाहेंगे इस पर पवन गुप्ता जी? पवन गुप्ता जी जी, मयंक यादव जी, आपसे सवाल है, इस प्रहार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथी जो कह रहे थे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़े काम किए हैं, तो मैं इनसे चाहूंगा अगली बार जो नंबर आवे तो भाई साहब अपने 5 ऐसे काम गिना दीजिएगा योगी आदित्यनाथ ने जो किए हों। बाकी मैं 5 काम भारतीय जनता पार्टी के गिना दूं। आरओ का पेपर लीक हुआ, पुलिस का पेपर लीक हुआ, अभी कल एक परीक्षा फिर रद्द की गई है, जो प्री की परीक्षा थी वो 17 तारीख को होनी थी, वो रद्द की गई है। तो अभी और ऐसे आपको काम बता दूंगा। अभी अगर अपराध के बारे में आप आएंगे तो अपराध के बारे में आपको बता दूंगा। शाहजहांपुर की घटना शायद आपको बहुत अच्छे से याद होगी। एक व्यक्ति की गाड़ी चोरी हो जाती है, वो रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने थाने घूमता है, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, एसपी के यहाँ जाता है, एसपी के यहाँ उसकी सुनवाई नहीं होती है, तो एसपी के ऑफिस पर वो खुद को आके हवाले कर देता है। तो इन चीजों पर आप टिक नहीं पाएंगे। बाकी मोदी जी का जो मोदी का परिवार चल रहा है, मोदी जी का कौन सा परिवार है भाई? जसोदाबेन इनके परिवार में नहीं आती है, इनकी पत्नी है मोदी जी की, वो उनके परिवार का हिस्सा नहीं है क्या? और जब मोदी जी की माता जी का देहांत हुआ तो मोदी जी की पत्नी को वहां जाने नहीं दिया गया, पूरा पुलिस बल लगा दिया कि उनकी पत्नी उनके माता जी के देहांत में ना चली जाए। तो मोदी जी कैसे बेटे हैं? एक बेटा अपनी माँ से मिलने के लिए बाकायदा कैमरों का एक जखीरा लेकर जाता है, चारों तरफ कैमरे लगे कि मोदी जी अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि पैनल में बैठा कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो अपनी माँ से मिलने के लिए बाकायदा कैमरा लेकर जाता हो। तो मोदी जी का ये जो झूठ है ये पूरा देश जानता है। उनका जो कैमरा और जो लाखों करोड़ों रुपए के कपड़े पहनते हैं, बढ़िया एक लाइन से लिखा होता है उनका नाम, ये कपड़े सस्ते हो मध्य में नहीं आते, बहुत महंगे महंगे कपड़े आते हैं। मोदी जी तो कहते हैं हम फकीर हैं। और जो ये अपनी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही अपने राग हलात रहे थे, मोदी जी ने बड़े काम किए, योगी जी ने बड़े काम किए। मैं सिर्फ योगी जी के 5 काम इनसे पूछ रहा हूँ। और एक चीज इन्होंने बोली थी कि कोई सरप्लस बिजली विद्युत पता नहीं क्या ये बता रहे थे बनाया है। अरे भाई साहब, समाजवादी सरकार के बाद मोदी जी की योगी की सरकार में कोई एक कारखाना बिजली का बता दीजिए जो लगा हो। अभी तक जितने भी विद्युत कारखाने हैं वो सब समाजवादी सरकार या इससे पूर्व की सरकारों में लगे थे। योगी जी ने एक भी विद्युत का कारखाना नहीं लगाया है। कृपया झूठ बोलना बंद करें। ये बिल्कुल कतई ये झूठ, ऐसे चैनलों पर आपको झूठ बोलने चले जाते बिना किसी प्रमाण के, तो ऐसे झूठ कृपया आप लोग ना बोलें। जी विकास पांडे जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सबसे पहली चीज, वो कारखाने कहाँ चले गए थे जरा पूछ लीजिएगा हमारे दोनों साथियों से कि वो कारखाने तब कहाँ चले गए जब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली आना खबर हुआ करती थी, तब कहाँ चले गए थे वो कारखाने, जरा पूछ लीजिएगा। आज जुगलबंदी करके बैठे हैं, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। केवल 5 जिलों में बिजली आया करती थी, एटा, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, बिजली उसमें आया करती थी। बाकी पूरा उत्तर प्रदेश अंधेरे में गुल रहता था। तब नहीं वो सब कारखाने दिखाई दिए किसी को, कोई जवाब देने को तैयार नहीं होगा क्यों नहीं दी बिजली। दूसरी बात, मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, हर किसी के निर्णय को जनता बताती है कि आपने किया है उसको कि नहीं किया है, कुछ करके दिया है। अरे भाई आप बता दीजिए ना कि पिताजी के कंधों पर सवार होकर अखिलेश यादव जी ने 2012 में सत्ता का स्वाद चखा, उसके बाद आधा दर्जन चुनाव आप लड़ चुके हैं बड़े बड़े,
सारे चुनाव में आपको मुंह की खानी पड़ी, क्यों? जरा पूछ लीजिए भाई, क्यों खानी पड़ी? क्या ये सवाल नहीं है एंकर महोदया? जवाब देना चाहेंगे मयंक यादव जी? मयंक यादव जी जवाब देना चाहेंगे आप? एक सवाल और, जब आप लगातार समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बढ़ रहा है। अब जाल अंसारी आप 2012 के बाद से जब भी देखेंगे तो 2012 में समाजवादी पार्टी को 27 से 28% वोट मिला था, और वही वोट बैंक इस बार बढ़कर 36% हो गया है। तो हमारा वोट बैंक लगातार बढ़ रहा है। और ये जो झूठ और प्रोपेगेंडा की जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, ये लगातार ये लोग धर्म और जातियों के नाम पर जो लड़वाते हैं। और एक चीज और इनकी मैं भूल गया, जो इन्होंने कहा था लोहिया जी पीडीए के विरोधी थे। ऐसा कितना, क्या मतलब कितनी हल्की बातें करते, बिल्कुल बच्चे हो क्या? लोहिया जी पीडीए के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के विरोधी थे, आधी आबादी के विरोधी थे, जो अगला गरीब है उनके विरोधी थे। क्या बिल्कुल बच्चों जैसी बात करने आ जाते भाई साहब? आपको जानकारी नहीं है, पढ़िए कभी लोहिया जी को। अब अपना बनाया समाजवाद पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के आपने, आप अपने शब्दों को ध्यान दीजिएगा, आपके शब्द क्या थे? पीडीए के विरोधी थे लोहिया जी। जाति तोड़ो समाज जोड़ो, और आप क्या कर रहे हैं? डिबेट खत्म होने के बाद पढ़ लीजिएगा, डिबेट खत्म होने के बाद अपने आप को ही पढ़ लीजिएगा और दोबारा अपनी वीडियो देख लीजिए आपने बोला क्या था। तो थोड़ा सा बोलने से पहले सोच लिया करिए। आप माननीय लोहिया जी के बारे में बात करें, जिनकी एक विचारधारा थी समाजवादी विचारधारा। वो कोई भारतीय जनता पार्टी के तत्व नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी गिरोह के नहीं थे वो, ठीक है? तो थोड़ा सा लोहिया जी के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ के बोला करिए। आप समाज को तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं तो महोदय और क्या कर रहे हैं ये बताइए पूरे प्रदेश को। क्या आदरणीय लोहिया जी ने ये नहीं कहा? जाति तोड़ो और समाज जोड़ो। धर्म के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे उन्माद फैलाते हैं वो क्या करते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे धर्म के नाम पर उन्माद फैलाते हैं वो क्या करते हैं? आप हैं, आप अपनी टिकट घोषित करते हैं तो अब जाल अंसारी जैसों को टिकट देते हैं। कोई ढंग का नेता नहीं है पूरी समाजवादी पार्टी के पास। अब जाल अंसारी को न्यायालय ने, अब जाल अंसारी को न्यायालय ने बरी किया है। क्या मैसेज दे रहे हैं आप बताइए ना? अब जाल अंसारी को न्यायालय ने बरी किया है मान्यवर। तो क्या मैसेज दे रहे हैं श्रीमान जी? नहीं तो आप टिकट देंगे उपेंद्र रावत को, जो वीडियो अपनी बनवाता है रसियन के साथ वीडियो बनाने वाले को टिकट देंगे आप। आप जो महिलाओं के कपड़े उठाता है रिमोट से उसको टिकट देंगे? आप ऐसे व्यक्ति को टिकट देंगे जो महिलाओं के कपड़े रिमोट से उठाता है और निकालता है? आप महिला संस्कार की बात करेंगे? आप ऐसे व्यक्ति को टिकट देंगे जिनकी वीडियो आगे रिलीज होती है? आप ऐसे व्यक्ति को टिकट दिलवाएंगे जो दिल्ली में बेटियों को खुलेआम सिखाते सड़कों पर, जो बेटियों के साथ छेड़खानी करता है? वो बेटियां जो देश के लिए मेडल लेकर आती है, आप इनके हिमायती है? मुझे शर्म आती है कि आप जैसे लोग इस हिंदुस्तान में हैं आनी चाहिए श्रीमान, और आप जैसे लोग उनको डिफेंड कर रहे हैं। अश्लील लोगों को डिफेंड करने आते हैं यहाँ पर। उस सैफई में सैफई महोत्सव आप मना रहे थे, उत्तर प्रदेश दंगों की हाल में झुलस रहा था। सैफई महोत्सव सरकार नहीं मना रही थी, सैफई महोत्सव वहां की एक समिति है वो मना रही। सरकार का पैसा नहीं लगा था। अगर आपके पास प्रमाण हो तो दिखा दीजिएगा। क्या ये बता दीजिए मुझे कि वो पैसा किसने दिया जो हजारों करोड़ रुपया वो वहां की समिति का था। खर्च कर दिया? अगर आपके पास प्रमाण हो, किसने दिया? विकास पांडे, अगर आपके पास प्रमाण हो कि वो पैसा सरकार का था, जो आप जो कहेंगे वो होगा। आप चुनौती है मुझे बताइए, आप प्रमाण के साथ आप मुझे मैं आपको चुनौती देता हूँ। वो पैसा एक समिति का था, वो एक समिति कार्यक्रम था, सरकार का एक भी पैसा नहीं था। अगर आप दिखा देंगे, आप जो कहेंगे वो होगा। बताइए, गाड़ियों को टैक्स में छूट दी, प्रमाण दिखाइए आप बता दीजिए कि सरकार का पैसा कहाँ से लगा था। वो भी समिति ने दे दिया था। विकास पांडे दिखाइए सरकार का पैसा कहाँ से लगा था। अरे भाई वो भी समिति ने दे दिया था, आप बताइए कौन सी समिति ने दे दिया था? पाव नहीं होते हैं एंकर महोदय, आप लिख करके रख लीजिए। समाजवादी पार्टी का झूठ एक एक करके सामने आ रहा है। ये कितने भी गठबंधन कर रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ, अगर आपके पास प्रमाण हो जिसमें समाजवादी सरकार का पैसा लगा, जिसमें समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सरकार का पैसा लगा होगा, आप बता दीजिए, प्रमाण दीजिए ना। विकास पांडे आपके पास प्रमाण दिखाइए ना। अखिलेश यादव 2 सीटों से लड़ने के लिए यही जुगाड़ में है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव। पूरे तो सीटें लड़े थे, नरेंद्र मोदी भी हाथ के डर से 2 सीटें लड़ रहे थे। और अभी तो माननीय पवन गुप्ता से भी करना चाहेंगे, विकास पांडे जी और मयंक यादव जी बोलने का मौका फिर से दिया जाएगा आपको। फिलहाल सवाल मेरा है पवन गुप्ता जी से। पवन गुप्ता जी, आपको हमारी आवाज आ रही है?
पवन गुप्ता जी। ठीक है, बता दें कि जिस तरीके से हमने राज्यसभा में देखा था कि क्रॉस वोटिंग की गई थी और उसके बाद से ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव इस गलती को दोबारा से दोहराने वाले नहीं है, इसके लिए उन्होंने कमर कस ली है। क्रॉस वोटिंग जैसी स्थिति को वो अब नहीं होने देंगे। वहीं बता दें कि भाजपा अपने 195 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर चुकी है और बीजेपी की पहली सूची में वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गांधीनगर सीट से गृह मंत्री अमित शाह उम्मीदवार बनाए गए हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता शुभम अवस्थी। शुभम अवस्थी जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी शुभम अवस्थी जी, ये बताइए कि जिस तरीके से इस बीच अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ने की खबर आ रही है, क्या लगता है कि कितना पक्का है इनका चुनाव लड़ना? रत्ना, फिलहाल मैं आपको जानकारी दे दूं कि अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने की चर्चा आ रही थी, लेकिन आज अटकलें लगाई जा रही हैं कि यहाँ चुनाव राहुल और प्रियंका नहीं लड़ सकते हैं। जहां तक बात की जाए तो इंडिया अलायंस गठबंधन की, तो आज मायावती को लेकर एक बड़ी अटकलें लगाई जा रही थी, सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी मिलकर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले विधान परिषद के चुनाव होने हैं, जिसके नामांकन भी चल रहे हैं। और बात की जाए लोकसभा चुनाव की, इस बार का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होगा। वही नतीजे ही बताएंगे कि परिणाम क्या होंगे। फिलहाल सारे दल एकत्रित होकर एक ही नारा लेकर चल रहे हैं कि जनता को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, वहीं आने वाले समय में अपने पक्ष में वोट डालकर अपने अपने प्रत्याशियों को विजय बनाया जाए। बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची तो जारी कर दी है, लेकिन सबसे बड़ी बात, समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है, लेकिन बीएसपी और वहीं कांग्रेस ने अभी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। वहीं उम्मीद लगाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सूची जल्द ही जारी हो जाएगी दूसरी, उसमें अटकलें ये भी लगाई जा रही, काफी नाम कट सकते हैं। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस बार का लोकसभा चुनाव सबसे ज्यादा दिलचस्प मायने रखता है, क्योंकि ब्रजभूषण शरद सिंह जैसे दिग्गज नेताओं के टिकट इस बार काटे जा सकते हैं। बात की जाए सुल्तानपुर की, सुल्तानपुर में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बदल सकती है, बदायूं में भी बदल सकती है। 10 से 12 नामों पर चर्चा चल रही है, गहन मंथन चल रहा है किसको प्रत्याशी बनाया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो बीएसपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी अगर तीनों मिलकर एक साथ चुनाव लोकसभा का लड़ती हैं तो कहीं ना कहीं नतीजे आश्चर्यजनक होंगे, चौंकाने वाले होंगे। जिस तरह से 2019 के आंकड़े बताते हैं कि बीएसपी की 10 सीटें आई थी, समाजवादी पार्टी की 5 सीटें थी, कहीं ना कहीं सारी दल एक साथ मिलकर एनडीए का मुकाबला करने की रणनीति बना रहे हैं। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि विधान परिषद में जो चुनाव होने हैं उसमें क्रॉस वोटिंग का भी डर है, सता रहा है। जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कराकर संजय सेठ जिताए गए हैं, कहीं ना कहीं इसका नतीजा आगामी विधान परिषद चुनाव में देखने को न मिल जाए। वहीं बात की जाए तो आचार संहिता की 14 तारीख के बाद से किसी भी समय आचार संहिता लग सकती है। मार्च का महीना ही है। जी शुभम, जैसे कि आपने बताया कि क्रॉस वोटिंग की बात की आपने, और इसके लिए अब अखिलेश यादव की तरफ से पूरी तैयारी भी कर ली गई है कि वही गलती दोबारा से ना हो। क्या लगता है कि इस बार सपा कोई नई रणनीति अपनाएगी, क्या कर सकती है ताकि वो क्रॉस वोटिंग को वो दोबारा से ना होने पाए, और कितनी परसेंटेज इसकी गारंटी है कि बीजेपी को इंडिया जो अलायंस है वो पूरी तरीके से टक्कर दे पाएगा? शुभम अवस्थी। रत्ना, मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा चुनाव जैसे संपन्न हुए, क्रॉस वोटिंग हुई, उसके बाद ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अचानक मीटिंग बुलाई, गहन मंथन किया। वहीं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि आजमगढ़ में गुड्डू जमाली को जिस तरह समाजवादी पार्टी में शामिल किया गया, उनको विधान परिषद भेजने के लिए अपना प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं अखिलेश यादव बिल्कुल ये गलती नहीं करेंगे, पूरे मंथन के साथ सोच समझकर अपनी आगामी सूची जारी करेंगे। वहीं जो मेन सीटें हैं अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं इस बार का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होगा, नतीजे काफी अलग आएंगे। जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं सारे दल मिलकर, पहले सोनिया गांधी ने मायावती जी से बातचीत की, वहीं चर्चा बनाई जा रही है कि
सारे दल एकत्रित होकर मोदी की हैट्रिक रोकेंगे, लेकिन नतीजे ये तो आने वाले वक्त ही बताएंगे। फिलहाल विधान परिषद को लेकर सारे दल अपने नेताओं के साथ अपने क्षेत्र में जा जाकर मंथन कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, जनता का रुझान देख रहे हैं और आंकड़ों को देखकर ही प्रत्याशियों की सूची जारी कर रहे हैं। फिलहाल विधान परिषद के चुनावों के नतीजे 21 मार्च को सामने आ जाएंगे। अभी नामांकन प्रक्रिया चल रही है। समाजवादी पार्टी ने अपने 3 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, बलराम यादव, नरेश उत्तम पटेल, वहीं गुड्डू जमाली को। गुड्डू जमाली वही हैं जिनकी वजह से आजमगढ़ की सीट समाजवादी पार्टी हारी थी। कहीं न कहीं इस बार के नतीजे काफी अच्छे होंगे। वहीं परिणाम आने वाले बताएंगे कि खेमा जनता का किस तरफ है। फिलहाल सारे दल एकत्रित होकर रणनीति बना रहे हैं। किसी भी समय समाजवादी पार्टी की दूसरी सूची आ सकती है, कांग्रेस की आ सकती है, बीएसपी की आ सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी नामों को लेकर मंथन चल रहा है, दिल्ली में मीटिंग चल रही है। हो सकता है कि इसी हफ्ते नामों के पैनल की सूची जारी कर दी जाए। रत्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम, आपने हमारे साथ बातचीत की। आपकी ओर रुख करेंगे, फिलहाल हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। पवन गुप्ता जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? विकास पांडे जी, विकास पांडे जी, सवाल आपसे है कि क्या लगता है कि जिस तरीके से रणनीति इस बार बनाई जा रही है सपा की तरफ से, जैसा कि आपने सुना, हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है, क्या लगता है कि पूरी तरीके से तैयार है इंडिया अलायंस और बीजेपी को इसका कहीं ना कहीं डर तो सता रहा है एक तरीके से? नहीं रत्ना जी, बिल्कुल भी। भारतीय जनता पार्टी, हम फिर कह रहे हैं, हम विशुद्ध रूप से जनता के बीच हमेशा रहने वाले राजनीतिक दल है। आप देख लीजिए कि आप तो एंकर हैं और बड़े समय से पत्रकारिता कर रही हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता परमानेंट नीचे सक्रिय रहने वाला कार्यकर्ता है? ये एक बड़ी वजह है जो भारतीय जनता पार्टी के वोट ऑफ परसेंटेज को आगे बढ़ाती चली जा रही है। हम 2014 में जितने वोट ऑफ परसेंटेज से जीते, उससे ज्यादा परसेंटेज 2019 में हमें प्राप्त हुआ और 2024 हमारा लक्ष्य है कि हम 50% वोट के आंकड़े को छुएं। ये हमारा लक्ष्य है कि इस बार 50% से ज्यादा आंकड़े के साथ झुक करके जाए। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी ने जो 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी हैं, उसमें से 12 सीटें तो वो है कांग्रेस पार्टी की जहां पिछली बार कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो गई, और समाजवादी पार्टी ने ऐसी 12 सीटें ऑफर की हैं उसमें एक सीट तो है जहां से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी नहीं लड़ा था पिछली बार। तो इस तरीके से जो सीट ऑफ परसेंटेज का बंटवारा है इनका, वो ये आपस में ही लड़ रहे हैं रत्ना जी। ये दल भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, ये दल सबसे पहले तो आपस में लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई है कैसे भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपने आप को दूसरे नंबर का राजनीतिक दल बनाए रखने के लिए। कांग्रेस अपनी उस लड़ाई को सपा के कंधे पर सवार होकर के लड़ना चाहती है, और समाजवादी पार्टी कांग्रेस की बैसाखी का सहारा लेकर के उस लड़ाई को लड़ना चाहती है। यहां कोई वजह ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में प्रचंड बहुमत से रोक पाने की, कोई वजह नहीं है, क्योंकि विपक्ष ने हमेशा जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का जब अवसर आया तो विपक्ष ने उम्मीदों को धूल दूसरित किया, जनता को निराश किया। यहीं आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए, हम कोरोना की बात नहीं करते, हम वैसे भी नीचे तक हमेशा काम करने वाले राजनीतिक दल हैं। तमाम ऐसे कार्यक्रम होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, जब भारतीय जनता पार्टी इन दलों के सापेक्ष अपने संगठन के माध्यम से भी हम नीचे तक काम करते हैं और जनता के साथ सरकार के सामंजस्य को बैठाने में हम सहयोग करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी सबसे बड़ी ताकत है हमारा नेतृत्व। रत्ना जी, इतना ईमानदार, इतना कर्मठ नेतृत्व तो आज तक नहीं मिला। सूरज पर धूल फेंकने से कुछ हासिल नहीं होगा, ये विपक्ष बहुत अच्छे से जानता है। नरेंद्र मोदी जी वो सूरज हैं जिसके ऊपर पूरा विपक्ष मिलकर के धूल फेंकने की बेजा कोशिश करता है। आप याद कर लीजिए, किसने कहा था नरेंद्र मोदी जी को नीच कहा गया, मौत का सौदागर कहा गया, तमाम तरीके के बयान दिए गए, राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहते हैं, सनातन धर्म का अपमान करते हैं। ये सारे के सारे लोग आज किन दलों में हैं, ये पूरा देश और प्रदेश जानता है। इसमें आप उसके बाद सबसे बड़ी वजह आज निकल करके आती है कि मोदी जी में जनता का विश्वास और बड़ा है। आज ग्लोबल लीडर के रूप में नरेंद्र मोदी जी स्थापित हुए, ये कोई भी इनकार नहीं कर सकता। यही वो बेचैनी है कि जो एक दूसरे को गालियां देने वाले दल हैं, वो आज एक छत के नीचे मजबूरी में आकर के खड़े हुए हैं, क्योंकि इनमें किसी में इतना साहस ही आज नहीं बचा है जो नरेंद्र मोदी जी जैसे सूरज का सामना कर सके। जी, मयंक यादव जी, सवाल यह है कि जिस तरीके से अभी आपने सुना, विकास पांडे जी ने बोला कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, वो ऐसा सूरज है जिन्हें कोई भी
चाह करके भी डाल नहीं सकता है। मयंक यादव जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से अलायंस हुआ और पहले कई दलें आई, दल साथ में मिल करके उनका एक तरीके से कह सकते हैं सपना था कि मोदी जी को हराना है, कहीं ना कहीं वो बिखरता हुआ भी नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं इस बात से जवाब देता हूँ। पहले तो मैंने 3-4 सवाल पूछे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रति से। योगी के 5 काम गिना दे, नहीं गिना पाए। सफाई में जो कार्यक्रम होता था उसका सरकार से पैसा उसमें जाता था, इसका प्रमाण दे दे, नहीं दे पाए। ठीक है। और जो इन्होंने बिजली कोई सरप्लस बिजली वाला बताया था, योगी ने बनाया, उसका कहाँ पे क्या है ये बता दे, नहीं दे पाए। नया कारखाना, खैर छोड़िए, ये लोग तो सिर्फ बेढंगी बातें करेंगे जिनके ना सिर होते ना। और ये लोग बता रहे हैं कि हाँ अकेले मोदी जी, अकेले नहीं। अभी परसों एक पीले चाचा है, पियर का चाचा, उत्तर प्रदेश में कहे जा रहे हैं, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वो कौन कौन से शब्दों से नवाजते थे योगी आदित्यनाथ को। चल सन्यासी मंदिर में, कह रहे इसको तो मठ छोड़ के आऊंगा। और मोदी जी को कहते इनको गुजरात छोड़ के आऊंगा। अमित शाह को कहते इनको गुजरात छोड़ के आऊंगा। अरे 38 दलों की बैसाखी पे बैठे हो भैया, जिनको बता रहे हो सूरज नहीं है वो, 38 दलों की बैसाखी पे बैठे हैं। अभी वो उड़ीसा में भी एक नए दल के साथ गठबंधन करना अभी होंगे, 38 नहीं, अभी ये 50 दलों के साथ बैठेंगे। और रही बात ये बता रहे हैं लंबी लंबी छोड़ रहे हैं कि मोदी जी ये है, यार सीधी सा पहले ये बता दो, अपनी माँ के मरने पर दाढ़ी बाल कौन सा व्यक्ति है जो ने बहुत बड़ा सनातनी होगा जो नहीं बनवाएगा? मोदी तो ना हिंदू है ना सनातनी है, वो सिर्फ ढोंगी है। वो सिर्फ धर्म के नाम पर एक चोचला करते हैं। ये भाषा जनता उनको उनके चोचले को समझती है, ये देखने वाला समय है। लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। इनका मानसिक स्तर अब बहुत खराब होने वाला है। 2024 के बाद मानसिक स्तर तुम लोगों का खराब है। आप देख लीजिए। अच्छा, तुम अपने माँ बाप के मरने पर नहीं बनवाओगे? कोई भी व्यक्ति नहीं मरवाता है। तुम्हारे पूर्वज दादा बाबा खत्म होंगे, क्या तुमने दाढ़ी बाल नहीं बनवाए हैं? जवाब दे पाओगे? दादा बाबा खत्म हुए होंगे आपके, क्या दाढ़ी बाल नहीं बनवाए थे? क्या ये हिंदू धर्म के संस्कार नहीं है? बिल्कुल विवेक पांडे जी, सॉरी विकास पांडे जी, जवाब विकास पांडे कहाँ मुंह में दही जम गया है क्या? बगैर डरे इनसे पूछ लिए, बगैर डरे हमारे समाजवादी पार्टी के साथी जवाब ले लें, बगैर डरे। हाँ, क्यों नहीं बनवाए भाई, बता दीजिए। नंबर एक, हाँ। मैंने अभी सवाल का जवाब मैंने दिया था कि जब उतने ही हैं जितने विद्युत उत्पादन माननीय अखिलेश यादव जी के सारे कार्यकाल में थे, तो फिर भाई बिजली क्यों नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को मिला करती थी? क्योंकि केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार थी, जिससे आप 2-2 बार बैसाखी पे कारखाना जिस जिले में लगाया उसका नाम बता दो भाई। बगैर डरे रत्ना जी, मैंने आग्रह किया जिस जिले में लगा नाम बता दो। मत बनिए भाई, समाजवादी पार्टी के लोग डरते बहुत हैं। जब से योगी जी की सरकार आई है, किस जिले में सबसे ज्यादा डर अगर किसी को किस जिले में बना है बता दो। समाजवादी पार्टी के गुंडों को गांव का नाम बता दो। अरे सर सुनिए ना, धैर्य से सुनिए, डरते क्यों हैं आप भाई? डरते क्यों हैं? जिला बता नहीं पा रहे हो। आप मुझे ये नहीं बता सकते से पानी क्यों पिला रहे भाई? लग्गी से पानी क्यों पिला रहे? क्यों दिया? जो AK-47 लेकर के घूमता है, उसे आप टिकट दे करके क्या मैसेज देते हैं पूरे उत्तर प्रदेश को? क्या मैसेज देते हैं? नहीं बताया। अब सुनिए सर, धैर्य से सुनिए। इसकी फिल्म रिलीज है, उसको टिकट देकर क्या साबित करना चाहते हो? अखिलेश और चिरकुट इसकी आज तक वीडियो वायरल है, उसको लेकर क्या साबित करना चाहते हो? उसको भेजना चाहते हो समाज में जाकर वो ऐसी वीडियो वायरल करवाए अपनी? अरे समाजवादी पार्टी मुझे बता दे, अखिलेश कौन है और चिरकुट नेता कौन है इनकी पार्टी में? क्योंकि ये हमने नहीं कहा, ये कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा है और अभी कहा है। श्रीमान सुहेल देव राजभर पार्टी के नेता राजभर ने तो चुनाव में कहा था, और ये तो अभी कहा गया। मोदी जी ने दाढ़ी बाल अपनी माँ के मरने पे क्यों नहीं बनवाई? इसका जवाब नहीं दे पा रहे हो। दुनिया भर की बातें कर रहे हो यार। वो चिरकुट नेता मोदी जी ने अपनी माता जी के मरने पर दाढ़ी बाल क्यों नहीं बनवाई? ये कौन से हिंदू संस्कार है भाई? हम भी तो जाने अपनी बातें रखिए, लेकिन शब्दों की मर्यादा का भी ध्यान रखिए। आपको बोलनी है अपनी बातें, आप शांति से बोल सकते हैं। ये डिबेट है, यहाँ पर आपको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। मोदी जी ने अपनी माता जी के मरने पर दाढ़ी बाल क्यों नहीं बनवाए? भाजपा के साथी क्यों नहीं बता पा रहे? भाषा का स्तर देखिए, भाषा का स्तर देखिए। श्रीमान जी को अपनी भाषा पे पहले संयम रखना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा जानते क्यों है?
क्योंकि सत्ता की हाँ। तड़पड़ाहट इतनी ज्यादा है आज समाजवादी पार्टी और अरे तो कांग्रेस के बताओ तो नेताओं के भैया, ये अंदर। कौन से कभी संस्कार? हम तो दूरी तो संस्कार हुई नहीं है जानना चाह सत्ता रहे से। हैं। संस्कार जानना भी भाषा हो गई, भाषा खराब हो गई। सुनिए ना, आप डरते अरे काहे बता हैं? मैं दीजिए काम- भाई, मैं क्यों काम नहीं छोड़िए, बनवाए मैं अपनी काम की माता जी के फहरिस्त मन में गिना बदाली दूंगा। बाल? मैं काम छोड़िए, काम की फहरिस्त गिना दूंगा। आप काम अरे मत क्यों पूछिए, नहीं मैं काम बनवाए की दाढ़ी फहरिस्त बाल, ये गिना बता दूंगा। दीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बात से उसे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा कि अखिलेश यादव क्या सोचते हैं, लेकिन इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि जब अखिलेश यादव एक ऐसे नेताओं को टिकट देकर के महिमा मंडित करते हैं, नाहिद हसन जैसों को टिकट देते हैं, अफजाल अंसारी जैसों को टिकट देते हैं। और अभी शाहजहांपुर की आप बात कर रहे थे, आपको शाहजहांपुर में वो अपराध भूल गए जब आपके ही मंत्री एक पत्रकार को जिंदा जला देते हैं। रत्ना जी, आपको याद होगा, आप बहुत दिनों से पत्रकारिता कर रही हैं, तब नहीं इन्हें अपराध नजर टेली आया। को टिकट किसने दिया है? किसानों के हत्यारे टेली को टिकट किसने दिया है? नजर आया जब हजरतगंज जैसे किसानों के हत्यारे टेली को टिकट किसने दिया है? एक सीओ के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं। किसानों के हत्यारे टेली को टिकट किसने दिया, बता दीजिए। समाजवादी पार्टी को अपराध नहीं जो दिखाया महिलाओं गया। के कपड़े रिमोट से उठाता है, उसको टिकट किसने दिया है? डरिए मत भाई साहब, डरिए मत, बगैर डरे सुनिए भाई। करो नहीं, बता दो, ये भी तो बता दो। महिलाओं के कपड़े रिमोट से उठाने वाले को टिकट किसने दे दिया भाई? महिला किसानों के हत्यारे टेली को टिकट किसने दे दिया? के शासनकाल में महिला अपराध में और भैया आज 10 वीडियो जिसकी रिलीज हुई है 4 दिन पहले, उसको टिकट किसने दिया था? भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। डर लग रहा होगा ना बताने में, मोदी के संस्कार बताने में डर लग रहा होगा ना, मोदी जी का पट्टी खुल जाएगी कि वो हिंदू नहीं है। देखने को मिला है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये बड़ा फर्क आज देखने को मिला यूपी के अंदर कि आज यूपी महिलाओं को न्याय दिलाने में नंबर 1 है। ये वही यूपी है जो अखिलेश यादव जी की सरकार आज ही योगी आदित्यनाथ की भागीदारी पुलिस ने महिलाओं को पीटा, सड़क पे गिरा कर। चलिए मत, आपके यहाँ तो विकास पांडे, आज ही योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने महिलाओं को सड़क पे गिरा कर पीटा है। सांसदों के जानकारी नहीं होगी आपको, नाम तो आप जानते ही विकास होंगे पांडे, जानकारी नहीं होगी, नाम तो आप जानते ही होंगे। पूरे विपक्ष के पास, मैं फिर कहता हूं रत्ना जी, पूरे विपक्ष के पास ना कोई विजन है, ना नीति है, ना नियत है और ना नेतृत्व है। पूरे विपक्ष के पास कुछ अलग अलग भाग रहे हो भाई, मुद्दे बात मुझसे बात करो, भाग रहे हो। अब अभी महिलाओं की बात कर रहे थे, बड़ा सम्मान कर रहे हो। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने महिलाओं को पीटा, क्यों जवाब नहीं दे पा रहे भाई? क्यों पीटा आप लोगों ने? महिला दिवस के दिन क्यों पीट रहे हो भाई? ये कौन से संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के? महिला अपराध में सजा दिलाने में भी नंबर 1 है, ये बताइए आप उत्तर प्रदेश को। और उत्तर प्रदेश को महिलाओं को क्यों पीट रहे हो भाई? ये तो बता दो, जवाब नहीं देते तो दुनिया भर की बातें बन रहे हो। भागीदारी भी सुनिश्चित करते हैं, ये बताइए आप इस उत्तर प्रदेश को। आज नियुक्ति पत्र सफाई से नहीं भेजे जाते हैं, आज लिस्टें सफाई से नहीं जारी होती है। लेने गई थी तो गिरा के क्यों मरवा रहे हो भाई? इस उत्तर प्रदेश को कि आज इस उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में मेट्रो चलने को तैयार है। बताइए इस उत्तर प्रदेश को आज 5 एक्सप्रेस वे बन करके तैयार हो रहे हैं इसी उत्तर प्रदेश के अंदर। ये नहीं बताएंगे आप, आज इसी उत्तर प्रदेश के अंदर मेट्रो चलने जा रही है, कौन शहर मेट्रो चलने जा रही है, ये बता दीजिए। बेरोजगारी 6.1% थी, वो माननीय योगी जी की सरकार में 3.8% है। बताइए पूरे उत्तर प्रदेश आगरा की मेट्रो का नाम तो लेना नहीं, वो समाजवादी सरकार में बनना शुरू हुई थी। ये बताइए इस उत्तर प्रदेश को, और ये बताइए इस उत्तर प्रदेश को, जब थाने गिरवी रखे जाते थे तो आज थानों में हर व्यक्ति की FIR दर्ज होती है। ये बताइए इस उत्तर प्रदेश को, नहीं बताएंगे आप तो अपने सजाती है, जब जवाहरबाग में कब्जा बात करो, भाग रहे हो अपनी उतार रहे हो। अच्छा ये बता दो, भारतीय जनता पार्टी क्यों भाग रहे हो? महिलाओं को कौन सा नियुक्ति पत्र दे रही है आपकी पुलिस? योगी आदित्यनाथ ने पुलिस में कौन सा नियुक्ति पत्र देने के लिए भेजा है? भूपेंद्र पटेल के अंदर कौन सी खासियत थी? उनकी वीडियो में ऐसा क्या अच्छा लग गया जो नरेंद्र मोदी ने उनको टिकट दिलवा दिया? एनी की हत्या में ऐसा कौन सा उनको अच्छी चीज दिख गई? अरे किसानों को टिकट दिया? दे दीजिए, बीच में बोल लीजिए, डिबेट खराब कर लीजिए आप। अरे तो एक जवाब ही दे दो, एक जवाब दे दो। महिलाओं को क्यों पिटवा रहे हो? ट्रेनी को टिकट क्यों दे रहे हो? रिमोट से लहंगा उठाने वाले को टिकट क्यों दे रहे हो? अगर सुनने की क्षमता हो तो सुनने का साहस भी रखिए। रत्ना जी इनसे कहिए कि जवाब मैंने भी मांगे थे, अनर्कल नहीं बोलना, अंतसंत नहीं बोलना कि यहाँ मेट्रो वहाँ मेट्रो। सवालों के जवाब आप सुनेंगे तो आप सुन पाएंगे ना, आप दोनों लड़ रहे हैं आपस में। बता दो, जवाब ही नहीं सुनेंगे। मयंक जी, विकास जी, सवाल किया है तो उस तरीके से शांति से जवाब भी तो सुनिए। आप दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं।
अरे ये सवालों के जवाब कहाँ दे रही है? तो अंड बंड भाग रहे, कहीं गुजरात भाग रहे हैं, कहीं उत्तराखंड भाग रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं लखनऊ में जो महिलाओं को आज भिजवाया उसका जवाब दे दो, और जो लहंगा वोट से उसका जवाब दे दो, किसानों के हत्यारे पे जवाब दे दो, जिसकी वीडियो रिलीज हुई उस पर जवाब दे दो। किसकी चीज के जवाब एक भी जवाब दे नहीं पाए। अंड संड इधर उधर भाग रही है। जितनी बात वो पकड़ते हैं कि फिर दूसरी चीजें भाग जाते हैं, एक पकड़ो दूसरी भाग जाते हैं। ये बच्चों वाली हरकतें विकास पांडे ना किया करो भाई साहब। मोदी जी के बड़ा सूरज चमका रहे थे, तो एक सवाल पूछ लिया कि अपनी माता जी के मरने पर दाढ़ी बाल क्यों नहीं बनवाए, तो आपको पता नहीं कौन से संस्कार याद आ गए। अरे किस चीज पे बात करना चाहते हो भाई? एक मुद्दे पे टिके तो रहो। ठीक है, सवाल जवाब का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ मुद्दे की चर्चा में जुड़ने के लिए। शुक्रिया।